नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित सिंह रावत। यहाँ पे हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास टेस्ट। एक्चुअली हमने पिछली दो क्लासेस में कोचिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल है, थोड़ा बहुत आधुनिक काल वगैरह, उसे हमने डिस्कस किया था। तो वहीं से एक क्लास टेस्ट के रूप में हमने 20 क्वेश्चन दिए थे। उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस वर्ष सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी? तो इसका तो राइट आंसर है 1863 में। देखिए, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, उन्होंने सबसे पहले 1863 में जो पाषाणकालीन उपकरण है उसकी खोज की थी। और यह जो खोज की थी, यह खोज की थी पलवरम नामक स्थान पर। पलवरम है मद्रास में। तो मद्रास के पलवरम में जो पूरा पाषाणकालीन जो खोज थी, यह की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, और 1863 में की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इनका नाम आना स्वाभाविक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तराखंड में पुरातत्व खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? देखिए, इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी हैनवुड। हैनवुड को उत्तराखंड में जो पुरातत्व है उसकी खोज करने का श्रेय जाता है। अब हैनवुड की बात करते हैं। जैसे हमारा ये उत्तराखंड वगैरह हो गया, तो हमारे उत्तराखंड में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? चंपावत मिलेगा, है ना। तो चंपावत में अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो चंपावत में यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है देवीधुरा। क्या नाम है? देवीधुरा। तो यहाँ पर देवीधुरा में हैनवुड ने सबसे पहले पुरापाषाण जो स्थल है या पुरापाषाण कालीन जो उपकरण है उसकी खोज की थी। तो पहली खोज हैनवुड ने की थी, इसलिए इसका श्रेय किसे जाता है? हैनवुड को जाता है। कुछ किताबों में इनकी जो खोज की जो तिथि है वो 1856 दी है, जो थोड़ा विवादित लगती है। लेकिन ध्यान रखना, 1856 अक्सर किताबों में मान लिया जाता है, तो आप 1856 याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 3 की बात करते हैं। कुमाऊं पेंटिंग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक को जो लिखा था वो लिखा था यशोधर मठपाल जी ने। किसने लिखा था? यशोधर मठपाल जी ने। तो यशोधर मठपाल जी ने यह जो पुस्तक है लिखी थी। अब यही क्वेश्चन हमने कम्युनिटी टेब में दिया था, और बहुत से स्टूडेंट ने, लगभग 98% स्टूडेंट ने गलत किया था। गलत क्यों किया? उन्होंने गढ़वाल पेंटिंग समझ लिया, और गढ़वाल पेंटिंग समझने के बाद उन्होंने जो 1969 जो आंसर दे दिया, लेकिन कुछ ने 1968 भी दिया। खैर, यह प्रश्न गलत है, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा यहाँ पे 1998, 1998 में। कुमाऊं पेंटिंग का प्रकाशन 1998 में हुआ था। और यह जो पुस्तक लिखी थी, यह लिखी थी यशोधर मठपाल जी ने। देखिए, यशोधर मठपाल जी की हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 जून को। 6 जून 1939 में, यानी 1939 में। 6 जून 1939 में जो नोला ग्राम है अल्मोड़ा में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ध्यान रखना, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यह है कि इन्होंने लोक संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय, तो लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करने में इनका विशेष योगदान है। विशेष योगदान है। तो या यूं कहे कि इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। लोक संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति, और यहां पे संग्रहालय। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी 1983 में। और कहां पे है ये? भीमताल, नैनीताल में आपको मिलेगा। देखिए, यहां पर यशोधर मठपाल जी के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती है। और उन पुस्तकों में से जो प्रमुख हैं, पहली है रॉक आर्ट इन केरला। क्या नाम है? रॉक आर्ट इन केरला। तो ध्यान रखना, रॉक आर्ट इन केरला जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये लिखी है यशोधर मठपाल जी ने। और इसका प्रकाशन भी 1998 में ही हुआ था, 1998 में हुआ था। 1998 में ही कुमाऊं पेंटिंग का प्रकाशन हुआ। 1998 में ही जो रॉक आर्ट इन केरला पुस्तक है उसका भी प्रकाशन हुआ। इसके अलावा कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे कुमाऊं पेंटिंग तो आपने देख ली 1998 में। इसके अलावा एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय। क्या नाम है? सेम यही है, रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय। रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय। तो रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय अगर हम पुस्तक की बात करते हैं तो इसका प्रकाशन कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। 1995 में प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। तो यह भी यशोधर मठपाल जी की है। इसके अलावा एक पुस्तक और है, बहुत प्रसिद्ध है, और उस पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका यानी जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका जो पुस्तक है यह भी किसने लिखी है? यशोधर मठपाल जी ने लिखी है।
और इसके प्रकाशन की बात करें तो ये 1984 में था, 1984। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आजकल यूकेएसएससी उनके जो प्रकाशन तिथि है उससे ज्यादा प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन तो आपको पूछ लेता है कि ये पुस्तक किसने लिखी, वो पुस्तक किसने लिखी, लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछता है कि इनकी प्रकाशन तिथि। तो ध्यान रखना, प्री हिस्टोरिक एंड जो रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका है ये 1984 में, 1984 में। लोक संस्कृति संग्रहालय की बात करें 1983 में, ये स्थान की स्थापना की थी उन्होंने, लोक संस्कृति संग्रहालय की। और फिर रॉक आर्ट इन केरला 1998, कुमाऊं पेंटिंग 1998। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है कि मलारी ग्राम में सर्वप्रथम सर्वेक्षण का कार्य गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था। अब गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था सबसे पहले, अगर आप किताबों में डेटा चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है 1983 आपको मिलेगा। अगर आप अजय राव सर की बुक देखोगे और भी बुक देखोगे तो यहाँ पे आपको 1983 मिलेगा, 1983 यही सही है। पहली बार में उन्होंने 1983 में किया था सर्वेक्षण, और फिर दूसरी बार 2001 में सर्वेक्षण कराया था। तो 2 बार सर्वेक्षण कराया गढ़वाल विश्वविद्यालय ने, 1983 में और फिर 2001 में। लेकिन मलारी ग्राम में अगर हमें ऐसा पूछा जाता है कि मलारी ग्राम में या मलारी ग्राम को विश्व पटल पर या पुरातत्व की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, यानी मलारी ग्राम के सर्वेक्षण या इसकी खोज का जो श्रेय जाता है, पुरातत्व की खोज का श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तब इसका आंसर आता है 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी को, शिव प्रसाद डबराल जी को। ध्यान रखना ये प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछ भी लिया है, शिव प्रसाद डबराल जी को। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा समझनी पड़ेगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले सर्वेक्षण 1983 में कराया गया था, दूसरा सर्वेक्षण 2001 में कराया गया था। लेकिन प्रश्न ऐसा बनता है कि मलारी ग्राम में या सबसे पहले मलारी ग्राम को विश्व पटल पर रखने का या मलारी ग्राम में जो सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले वो किसने किया था, तो वो किया था शिव प्रसाद डबराल जी ने, 1956 में किया था। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, सब मिले हैं, यानी यहाँ पे कोई ताबूत वगैरह जो सब मिलते हैं, यानी दफनाए हुए वगैरह। तो जब यहाँ पे सब मिले हैं तो इन सबों की कुछ पहचान है। पहचान क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेशल ये है कि यहाँ पे एक सबके सामने क्या मिल रखा है कि एक स्वर्ण मुखौटा मिल रखा है। क्या मिल रखा है, स्वर्ण मुखौटा मिल रखा है। और इस स्वर्ण मुखौटा की बात करें तो जिसका वेट कितना है, लगभग 5.2 केजी माना जाता है, 5.2 केजी। यहीं पर कांसे का एक बर्तन भी मिला है, कांसे का भांड भी मिला है, और भी कुछ बातें हैं। देखिए यहाँ पे ये था कि जैसे मलारी ग्राम है तो मलारी जाहिर सी बात है पहाड़ी क्षेत्र में है, तो पहाड़ी क्षेत्र में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो ये हमें जो सब मिले हैं ये पहाड़ प्लेन में नहीं होंगे, यानी पहाड़ में होंगे। तो इनकी विशेषता भी यही है कि पहाड़ को, जैसे ये पहाड़ है और पहाड़ को खोदा गया और फिर यहाँ पे शवों को दफनाया गया है। तो पहाड़ को खोदकर शवों को दफनाने का काम कहां पे है, मलारी ग्राम में है। तो मलारी ग्राम से यह बात इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रसिद्ध चंद्रेश्वर मंदिर किस जनपद में है। चंद्रेश्वर मंदिर आपको कहां पे मिलता है, यह मिलता है आपको अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा के भी अगर स्पेशल नाम बात करें तो यह मिलता है आपको द्वारहाट में। अल्मोड़ा के द्वारहाट में आपको यह स्थान मिलता है, काफी इंपोर्टेंट स्थान है। और इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पे जो 12 समांतर रेखाओं में क्या मिले हैं, कप मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 ताम्र मानवकृतियां। देखिए 5 ताम्र मानवकृतियां की बात करें तो ये हमें नैनीताल से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, नैनीताल से प्राप्त हुआ है। और यहीं पर अगर हम ऐसा पूछते कि 8 ताम्र मानवकृतियां, अगर 8 पूछा जाता तब आप पिथौरागढ़ चलते, बनकोड़ में चले जाते, लेकिन यहाँ पे 5 पूछा है तो आप नैनीताल जाओगे। और नैनीताल में अगर यहाँ पे आप अजय राव सर की बुक में देखोगे तो इसकी जो तिथि बताई गई है 1999 बताई गई है, 1999। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। अच्छा, जो बनकोट में है जहां पे हमें 8 ताम्र मानवकृतियां प्राप्त हुई है उसकी जो तिथि है वो 1989 है, तो यह भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर बात करें 7 है कि बहादुराबाद में जो उत्खनन का कार्य करवाया था वो किसने करवाया था। देखिए बहादुराबाद जो हरिद्वार में आपको मिलेगा, और इसका उत्खनन का जो कार्य कराया था वो कराया था ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी यज्ञदत्त शर्मा जी। तो यज्ञदत्त शर्मा जी इसका राइट आंसर होगा, यज्ञदत्त शर्मा जी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे सही करता हूं एक मिनट, यज्ञदत्त शर्मा जी। तो यज्ञदत्त शर्मा जी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहादुराबाद की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो उत्खनन का कार्य कराया था ये कहा जाता है कि 1952-53 में, कुछ किताबों में 1991 मिलता है, लेकिन अजय रावत सर की बुक में आपको 1953 है वो तिथि ध्यान रखनी है। तो 52-53 अक्सर ऐसा आता है। तो 1952-53 मुनिया की ढाई नामक जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो कहां पे है। देखिए यह जो स्थल है आपको मिलेगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। मैक्सिमम अगर सबसे ज्यादा अगर आपको पुरातत्विक या प्रागैतिहासिक स्थल आपको मिलेंगे तो आपको अल्मोड़ा में मिलेंगे। चाहे मुनिया की ढाई की बात करें,
सान्हा बसेड़ी की बात करें, इसके अलावा और भी जगह है यहाँ पे, फड़कानोली, पेटसा, लखुडियार। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको अल्मोड़ा में, काफी प्रसिद्ध स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है कि फड़का नोले की खोज मटपाल जी द्वारा कब की गई। अब देखिए, फड़का नोले की खोज की बात करें तो मटपाल जी द्वारा 1985 में की गई। दो तिथि आती है जो आपको कंफ्यूज करती है, एक आती है 1985 और एक तिथि आती है 1989 यानी 89। देखिए, 85 की बात करते हैं तो आपको जाना है फड़कानोली में, और यहीं पर अगर 1989 की बात करते हैं तो आपको जाना है पेट साल में। कहां पे जाना है? पेट साल में। और यह जो दोनों स्थान है आपको मिलते हैं अल्मोड़ा में, और इन दोनों की खोज का जो श्रेय जाता है वो यशोधर मठपाल जी को जाता है। तो ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फड़कानोली 1985 और पेट साल की बात करें तो 1989। रॉक आर्ट ऑफ कुमाऊं हिमालय का प्रकाशन पहले डिस्कस किया था ना, तो इसका आंसर क्या है आप सभी को याद होगा, 1995 है, 1995। अच्छा, रॉक आर्ट इन केरला भी डिस्कस किया था, तो कब था? 1998। कुमाऊं पेंटिंग भी डिस्कस किया था, कब था? 1998। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 11 है कि ग्वारखा गुफा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। देखिए, ग्वारखा जो गुफा है, वैसे तो जो वहां के आम जो लोग थे वो पहले से उससे परिचित थे, लेकिन राकेश भट्ट जी जो पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, यानी इन्होंने इसे प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, राकेश भट्ट जी, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में यह बताया गया है कि जो वाक देवी है, वाक देवी यानी सरस्वती देवी, वाक देवी का निवास स्थान कहाँ पे होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए, यह बताया गया था, जो आपको मिलेगा कौशिकी ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण में, कौशिकी ब्राह्मण में यह बात आपको बताई गई है। अब देखिए, वाक देवी, वाक देवी का मतलब क्या हुआ? वाक देवी, वाक यानी गले की, आवाज की देवी किसे कहते हैं? सरस्वती जी को कहते हैं, यानी सरस्वती देवी जी को कहते हैं, यानी माता सरस्वती को। देखिए, सरस्वती को कहते हैं वाक देवी। और सरस्वती से एक प्रश्न अभी हाल में बना था, वो बना था सारस्वत या सारस्वत धाम। तो पूछा गया था कि जो सारस्वत या स्वारस्वत जो धाम है वो कहां पर है, वो आपको बद्रीनाथ में है, या फिर बद्रीनाथ का दूसरा नाम क्या था? सारस्वत था। तो ऐसे प्रश्न बने हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 13 कि उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड हो चुका है, और पहले आता था, खैर अब तो नहीं आता, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए हमने रखा था कि जिससे कि आपको इजी और टफ दोनों प्रकार के प्रश्न आपको मिले। तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में ही हमने अभी कहाँ पे देखा था, ऋग्वेद का जो कौशिकी ब्राह्मण है उसमें हमने डिस्कस किया था, है ना। तो ऋग्वेद का ही एक ब्राह्मण है कौशिकी ब्राह्मण, और कौशिकी ब्राह्मण में क्या बताया गया था? यह बताया गया था कि यहाँ पे वाग्देवी का निवास स्थान था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है षष्ठी लक्ष्य संहिता। अब षष्ठी लक्ष्य संहिता की बात करें तो इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलेगा? ये मिलता है, वेद व्यास जी ने लिखा था, और जो महाभारत ग्रंथ है वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो वेद व्यास महाभारत जिन्होंने लिखा था, यानी जो महर्षि वेद व्यास जी हैं उन्होंने लिखा था, और यह उन्होंने बद्रिकाश्रम में लिखा था, यानी बद्रीनाथ में लिखा था। षष्ठी लक्ष्य संहिता अजय राव सर की बुक में है, और देखिए हाईलाइट की गई है बुक को, और जब हाईलाइट कोई चीज की गई होती है तो इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए पढ़ना। तो ऐसे प्रश्न भविष्य में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महाभारत ग्रंथ में सभी तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है। देखो, महाभारत ग्रंथ की बात करें तो महाभारत ग्रंथ में कहा गया है, ऐसा लिखा जाना था यहाँ पे, सॉरी, कहा गया है। तो देखिए, महाभारत ग्रंथ में सभी तीर्थों का जो शिरोमणि है वो किसे कहा गया है? तो वह कहा गया है देवपर्या को। तीर्थों का शिरोमणि देवपर्या को कहा गया है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि बद्रीनाथ होगा, नहीं, देवपर्या को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। पुष्पभद्रा का प्राचीन नाम बताना है। देखिए, पुष्पभद्रा का जो प्राचीन नाम है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी है, गोला। जो गोला करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है कि उत्तराखंड को उशीनगर इस ग्रंथ में कहा गया है। देखिए, उत्तराखंड को उशीनगर जो कहा गया है वो कहा गया है ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी बौद्ध ग्रंथ, वहां पे कहा गया है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के दो नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है हिमवंत, क्या नाम मिलता है? हिमवंत। और जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है उशीनगर, क्या मिलता है? उशीनगर। असल में जो उशीनगर है ये मिला है, ये नाम जो पड़ा है वो पड़ा है उसी ध्वज पर्वत से, जो कनखर हरिद्वार के सामने है। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे, बोला जाता था कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे वो यहाँ पे आए थे, तो उशीनगर उनके नाम पे यहाँ पे पड़ा था। उशीनगर, वहां पे उन्होंने तपस्या की थी, उशीनगर कनखल के सामने। तो यही के कारण, उशीनगर के कारण, उसी ध्वज के कारण यहाँ पे हमारा नाम जो उत्तराखंड का है उशीनगर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कालसी शिलालेख की खोज कब की गई। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है 1860 में की गई थी। कब की गई थी? 1860 में। और कालसी अभिलेख की बात करें तो सबसे पहले तो ब्राह्मी लिपि है। लिपि क्या है? ब्राह्मी है। यह जो लेख है इसकी लिपि ब्राह्मी है। भाषा की बात करें तो भाषा इसकी प्राकृत है।
ऐसा पूछा जाता है कि इसकी लिपि क्या है, भाषा क्या है, तो प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा। अच्छा, खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने की थी। किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने। तो जॉन फॉरेस्ट ने यह खोज की थी, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जॉन फॉरेस्ट। तो जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी और ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में है। और यहाँ पे हमें 5 यवन राजाओं का नाम मिलता है। अशोक, जो अशोका है, उसने जो 14 राज आज्ञाएं थी उसे यहाँ पे भी उत्कीर्ण करवाया था। और यह चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जैसे अगर हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक का जो शिलालेख है उसे सबसे पहले किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो जरूर दें, और कब पढ़ा था यह भी जरूर दें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है कि कालसे शिलालेख में लिखे गए शब्द तालुका का अर्थ क्या है? देखिए, तालुका का जो अर्थ है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है यानी तहसीलदार, वो सही है। गलत है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, तालुका का अर्थ हो गया तहसीलदार, और यहीं पर अगर कुल चारिक पूछा जाता तो उसका अर्थ होता तहसीलदार। कुल चारिक तहसीलदार, तालुका तहसील। अब फिर वही प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि उपजिला प्राचीन नाम किसका है? देखिए, रुपिन सुपिन, रुपिन सुपिन, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि रुपिन सुपिन। देखिए, रुपिन की बात करें तो रुपिन का नाम है जला। अगर हम बात करते हैं रुपिन का, तो रुपिन का नाम है जला, प्राचीन नाम। और सुपिन की बात करें तो इसका नाम है उपजला। क्या नाम है? उपजला। तो ध्यान रखना, जला कहते थे रुपिन को और सुपिन को कहते हैं उपजला, प्राचीन भारत में यानी प्राचीन ग्रंथों में। और इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो रथवानी कहते थे, मंदाकिनी को क्षीर गंगा कहते थे, छोरी क्षीर धारा कहते थे, और पुष्पभद्रा गोला नदी कहते थे, राकस ताल को रावण हृदय कहते हैं, नौकुचिया ताल को सनत कुमार कहते हैं, और नैनीताल को ऋषि सरोवर कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यही थे 20 क्वेश्चन जो हमने आज क्लास में डिस्कस किया था, टेस्ट लिया था, और सभी ने अच्छा दिया था लगभग, क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और लगभग सभी ने 17, 18, 20 ऐसे नंबर भी यहाँ पे लाए थे। तो यहाँ पे दोस्तों इतना ही है, तो डिस्कस करते हैं अगली क्लास में, आप सभी को मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।